नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त सौगात की एक बात का। सौगात की एक बात में आज क्या अब बेलारूस से कीव पर अटैक होने वाला है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने नई दुल्हन के लिए अपना ठिकाना बदल लिया। लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के रिश्तेदार मक्की पर नकेल कसी गई और राजस्थान में पेपर लीक कांड पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने आ गए। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। एक बार फिर रूस और बेलारूस ने यूक्रेन के बेहद करीब बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। इस सैन्य अभ्यास में रूस और बेलारूस के खतरनाक लड़ाकू विमान यूक्रेन के पास फिर गरजे। दोनों देशों के अटैक हेलीकॉप्टरों ने ज़ेलेंस्की को अपनी ताकत दिखाई। करीब 15 दिनों तक चलने वाली रूस और बेलारूस की मिलिट्री ड्रिल ने यूक्रेन में खौफ बढ़ा दिया है। और इस सैन्य अभ्यास ने एक बार फिर पिछले साल 24 फरवरी की याद दिला दी, जब रूस ने बेलारूस के सैन्य अभ्यास के बहाने ही यूक्रेन के कई शहरों को हमले से दहला दिया था। इसके साथ ही कीव पर हमले का खतरा भी और बढ़ गया है, क्योंकि बेलारूस और यूक्रेन की राजधानी कीव के बीच बहुत कम दूरी है और माना यह जा रहा है कि इस मिलिट्री ड्रिल के बहाने कीव पर ही बहुत बड़े हमले की तैयारी हो रही है। और इसी वजह से इस सैन्य अभ्यास के शुरू होते ही यूक्रेन में दहशत फैल गई और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दोनों देशों का यह सैन्य अभ्यास किसी भी वक्त यूक्रेन पर बड़े हमले की शक्ल में बदल सकता है। और इसी वजह से यूक्रेन की चिंता बढ़ गई, क्योंकि रूस और बेलारूस ने इस ड्रिल में खतरनाक लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टरों को उतार रखा है। ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर इतने घातक हैं कि इनकी गरज से दुश्मन का कलेजा कांप जाए। रूस के इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने रॉकेटों की बारिश करके अपनी ताकत भी दिखाई। दोनों देशों का ये सैन्य अभ्यास 16 जनवरी से शुरू हुआ, जो कि 1 फरवरी तक चलेगा। बेलारूस ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए की जाने वाली ड्रिल बताया, लेकिन इस अभ्यास ने पिछले साल यूक्रेन पर हमले के पहले के हालात की याद दिला दी। उस वक्त भी रूस ने बेलारूस के साथ ड्रिल के नाम पर अपनी सेना यूक्रेन के करीब जुटा ली थी और फिर उसने 24 फरवरी को एक साथ कई जगहों से यूक्रेन पर भीषण हमला बोल दिया था। और इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के करीब अपने त्वेर प्रांत में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्ड्स को तैनात कर दिया है। रूस इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में सोलेदार और बखमुत पर कब्जे के लिए भीषण हमले बोल रहा है और पिछले 2 महीने से वो इसी कोशिश में जुटा है कि डोनबास के इन 2 इलाकों पर किसी भी तरह उसका कंट्रोल हो जाए। कुछ रोज पहले तो रूस ने सोलेदार पर कब्जे का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन यूक्रेन ने उसके इस दावे को सिरे से नकार दिया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी सेना पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से रूस पर जोरदार पलटवार कर रही है। अमेरिका जैसे देशों से मिले मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं और इसी बात ने रूस की परेशानी बढ़ा दी, जिसके बाद उसने यूक्रेन के करीब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्ड्स की तैनाती कर दी, जो परमाणु हथियार लेकर उड़ान भरने में माहिर है। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने जिस यार्ड्स मिसाइल को तैनात किया है उसमें परमाणु हथियार नहीं लोड किए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी इस बैलिस्टिक मिसाइल का वार इतना खतरनाक होता है कि दुश्मनों के होश उड़ा दे, क्योंकि यार्ड्स को रूस की सबसे घातक मिसाइलों में एक बताया जाता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये आवाज से करीब 20 गुना तेज रफ्तार के साथ दुश्मन पर वार कर सकती है। और ये पुतिन के तरकश में मौजूद ऐसी महाशक्तिशाली मिसाइल है जिसका जवाब फिलहाल अमेरिका के पास भी नहीं है। इसके साथ ही यार्ड्स के बारे में कहा जाता है कि इसे मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है और इसकी रेंज करीब 12,000 किलोमीटर है, यानी ये इतनी दूर तक अपने दुश्मन पर सटीक वार कर सकती है। इसके साथ ही ये मिसाइल एक साथ 6 परमाणु बम लेकर उड़ान भी भर सकती है और करीब 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसे और घातक बना देती है। और इसीलिए इसे जंग में ऐसे समय पर तैनात किया गया जब यूक्रेन को मिले डिफेंस सिस्टम रूस की मिसाइलों का काल बन गए हैं। यूक्रेन लगातार ये दावा कर रहा है कि वो रूस की क्रूज मिसाइलों को ढेर कर रहा है, जिसकी वजह से रूस को युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी वैसी सफलता नहीं मिली जैसा उसने सोचा था। लेकिन अब उसने डोनबास के सोलेदार और बखमुत को जीतने के लिए नया प्लान बनाया और उसी के तहत उसने यूक्रेन और बेलारूस की सीमा के नजदीक त्वेर प्रांत में यार्ड्स की तैनाती कर दी है। यार्ड्स मिसाइल को सड़क के रास्ते कहीं भी ले जाकर हमला किया जा सकता है। इसके साथ ही ये केवल 7 मिनट में दुश्मन पर वार करने के लिए तैयार हो जाती है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पूर्वी यूक्रेन में यही मिसाइल कहर बनकर टूटेगी, क्योंकि इसे रोक पाने में यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम भी दम तोड़ सकते हैं और बिना परमाणु बम के भी यार्ड्स यूक्रेन में जमकर तबाही मचा सकती है। और उधर खबर है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने दूसरी शादी करने के बाद पाकिस्तान में अपना पता भी अब बदल लिया है। सुरक्षा एजेंसियों को यह जानकारी दाऊद की बहन हसीना पार्कर के बेटे अली शाह पार्कर से मिली है, जो इस वक्त एनआईए की गिरफ्त में है।
और उसने पूछताछ में दाऊद इब्राहिम की दूसरी शादी और उसके नए पते के बारे में कई अहम जानकारियां दी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अली शाह पारकर ने एनआईए को बताया कि दाऊद ने पाकिस्तान की एक पठान महिला से दूसरी शादी की है, जबकि उसने अपनी पहली पत्नी मेहजबी को तलाक भी नहीं दिया है। दूसरी शादी करने के बाद दाऊद ने अपना पता भी बदल लिया है। को लगता है कि इसके ऊपर कोई अटैक होने की पॉसिबिलिटी है या इंटरनेशनल एजेंसीज का कोई प्रेशर बढ़ा, तो उस चक्कर में उसका वो लोकेशन चेंज करवा देते हैं। वो पाकिस्तान के कराची में अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे मौजूद रहीम फाकी के पास डिफेंस कॉलोनी में रहता है, जो उसके पुराने घर से 4 किलोमीटर से भी कम दूरी पर मौजूद है। मतलब ये कि दाऊद इब्राहिम ने न सिर्फ दूसरी शादी की, बल्कि उसने पाकिस्तान के कराची में अपना ठिकाना भी बदल लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के इशारे पर ही दाऊद ने अपना ठिकाना बदला है। और दाऊद के इस नए ठिकाने पर उसकी पहली पत्नी मेहजबीन भी रहती है। असल में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने अपने बयान में दाऊद के खानदान से लेकर उसके नए ठिकाने और उसकी नई साजिशों के बारे में सनसनीखेज जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए को इस बात की भी भनक लगी है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम देश के बड़े कारोबारी और राजनेताओं पर हमले की फिराक में है, जिसके लिए वो आतंकियों की स्पेशल टीम बना रहा है, जिसे हिंदुस्तान का माहौल खराब करने के लिए बड़े लोगों पर हमला करने के साथ साथ कई शहरों में हिंसा फैलाने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इधर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कंझावाला मामले में आरोपी आशुतोष को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। इससे पहले शनिवार को अंकुश खन्ना नाम के एक आरोपी को भी जमानत दे दी गई थी। और अब इसी केस में आशुतोष को भी शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। कोर्ट ने बिना इजाजत आरोपी से दिल्ली छोड़ने पर रोक लगाई है। आशुतोष को गवाहों से दूर रहने और सबूतों से छेड़छाड़ न करने का भी आदेश दिया गया। अंजलि मौत मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिन पर उसे टक्कर मारने और घसीटने का आरोप है, जिससे उसकी मौत हुई थी। इस बीच कंझावाला के अंजलि मौत मामले में दिल्ली पुलिस ने साथ में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर में हत्या की धारा 302 को भी जोड़ दिया। यानी कंझावाला मामले में अब इन 4 आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के आदेश पर हुई। हालांकि पहले हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया था। 31 दिसंबर की रात कार से घसीटे जाने की वजह से अंजलि की मौत हुई थी। और उधर तुर्की ने यूक्रेन के पड़ोसी रोमानिया में नेटो की एक एक्सरसाइज में हजारों फीट की ऊंचाई पर अपना दम दिखाया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने इस ट्रेनिंग का वीडियो भी जारी किया, जिसमें तुर्की के लड़ाकू विमान और टैंकर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते दिखे। आसमान में पहुंचकर तुर्की के टैंकर एयरक्राफ्ट ने अपना काम शुरू कर दिया। वो हवा में उड़ते फाइटर जेट में ईंधन भरता नजर आया। बीच आसमान में विमान में तेल भरना जोखिम से भरा काम है, लेकिन ये बेहद जरूरी भी है। इससे जरूरी मिशन पर निकले लड़ाकू विमानों को ईंधन खत्म होने पर मजबूरन लैंड नहीं करना पड़ता और वो देर तक और दूर तक उड़ पाते हैं। और इधर राजस्थान के दौसा में पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी नाम के कॉलेज में लड़कों के हुड़दंग करने के बाद पुलिस ने लाठियां बरसा दी। बताया गया कि वहां पर कॉलेज में छात्र संघ के कार्यालय के उद्घाटन के लिए समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए छात्र संघ की तरफ से लोगों को न्योते भेजे गए थे, जबकि कॉलेज के छात्रों को आई कार्ड दिखाकर उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही थी। लेकिन तभी वहां सैकड़ों की संख्या में जुटे लड़के जबरन कॉलेज के अंदर घुसने लगे, जिन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के लाठी भांजते ही वहां भगदड़ मच गई और भीड़ तितर बितर हो गई। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष बीच सड़क पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बताया गया कि छात्र संघ अध्यक्ष को केवल 150 मेहमानों को समारोह में बुलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र संघ अध्यक्ष के समर्थक कॉलेज के बाहर आ गए, जिसकी वजह से बवाल खड़ा हो गया। और इस बीच ईरान के एक पूर्व राजनयिक ने उसे रूस और यूक्रेन के युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जंग में रूस की मदद करना ईरान पर बहुत भारी पड़ेगा और आज नहीं तो कल उसे अंजाम भुगतना ही होगा। लेकिन ईरान के पूर्व राजदूत अबोल कासिम देल्फी ने कहा कि पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ काफी सबूत जुटा लिए हैं। ऐसे में यूक्रेन पर हमला करने की वजह से रूस पर देर सवेर डंडा चलेगा ही, लेकिन रूस ने अपने साथ ईरान को भी फंसा दिया है। उन्होंने कहा कि रूस बस ईरान को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हकीकत में वो ईरान के पश्चिमी देशों से रिश्ते सुधरने देना ही नहीं चाहता और इस वजह से ईरान की न्यूक्लियर डील अधर में लटकी है। इधर दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 8 साल में यमुना का प्रदूषण स्तर करीब दोगुना हो गया है। ये आंकड़े नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कमेटी के सामने पेश किए गए। और दिल्ली के नजफगढ़ और शाहदरा नाले को नदी में प्रदूषण की मुख्य वजह बताई गई। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई कि राजधानी में 35 में सिर्फ 9 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही तय मानकों के हिसाब से चल रहे हैं।
और उधर दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के नाम पर मुंबई में अवैध वसूली करने का मामला सामने आया। एक व्यापारी की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। न्यूज 18 के हाथ अवैध वसूली से जुड़ी वो पर्ची भी लगी जिसका इस्तेमाल उगाही के लिए किए जाने का आरोप है। रसीद पर छोटा राजन की फोटो भी नजर आई। मुंबई पुलिस को शक है कि छोटा राजन जेल से ही अपनी वसूली गैंग को ऑपरेट कर रहा है। इस बीच खबर है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने बम म्यूजियम खोल दिया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि ये बम म्यूजियम अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में खोला गया है, जिसमें बारूदी सुरंगों के लिए 51 तरह के बम और सुसाइड जैकेट रखी गई हैं। जो वीडियो सामने आया उसमें तालिबान से जुड़े 2 लोग एक सुसाइड जैकेट को हाथ में लिए दिखे और उसकी डिजाइन और काम करने के तरीके पर बातचीत करते सुनाई दिए। वीडियो में दिखा कि उस जैकेट में कीले जड़कर उसे खतरनाक बनाया गया है। इतना ही नहीं, इस बम म्यूजियम में रिमोट से कंट्रोल होने वाली आत्मघाती जैकेट, बम और कई दूसरे हथियार भी रखे दिखाई दिए। और इधर बेंगलुरु से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें स्कूटर से एक बुजुर्ग आदमी को सड़क पर बुरी तरह घसीटा गया। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें शहर की एक सड़क पर स्कूटर के पीछे लटका एक आदमी बुरी तरह घिसटता नजर आया, जबकि आरोपी स्कूटर को रोकने के बजाय उसे तेजी से दौड़ाता रहा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें स्कूटर को रोकने के लिए वो आदमी उसके पीछे लटका दिखा, जिसकी वजह से वो काफी दूर तक घिसटता रहा। हालांकि बाद में आरोपी ने स्कूटर सड़क किनारे रोक दिया, जिसके बाद कई लोग वहां पर जमा हो गए। एक आदमी तो स्कूटर चला रहे उस आदमी को बुरी तरह डांटता दिखा, जबकि आरोपी किसी को फोन लगाने की कोशिश करता रहा। इस घटना के बाद पुलिस ने स्कूटर सवार को पकड़ लिया, जबकि दूसरे आदमी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उधर यूके ने ये ऐलान कर दिया कि वो रूस के खिलाफ यूक्रेन को अपने घातक अपाचे हेलीकॉप्टर देगा। इन हेलीकॉप्टरों को उड़ता टैंक भी कहा जाता है, जो बहुत जल्द यूक्रेन की वायुसेना का हिस्सा होंगे, क्योंकि यूके के रक्षा मंत्रालय ने यह साफ कर दिया कि वो यूक्रेन को तीसरी पीढ़ी के चैलेंजर 2 टैंक की खेप देने के साथ 4 अपाचे हेलीकॉप्टर भी भेजेगा। बताया जा रहा है कि ये फैसला यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ज़ेलेंस्की से फोन पर बात करने के बाद लिया। रूस से जंग लड़ने के लिए यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में यूके ने यूक्रेन की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और उसे 4 अपाचे हेलीकॉप्टर देने का ऐलान कर दिया, जो माना जा रहा है कि चैलेंजर 2 टैंकों की खेप के साथ ही यूक्रेन पहुंचेंगे और आने वाले दिनों में रूस की फौज के खिलाफ दम भरते दिखेंगे, क्योंकि अपने मजबूत कॉकपिट और फायरिंग पावर की वजह से ये हेलीकॉप्टर जंग की दिशा बदलने की काबिलियत रखते हैं। इन हेलीकॉप्टरों को दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर का तमगा हासिल है। और यूके जो अपाचे हेलीकॉप्टर यूक्रेन भेजने की तैयारी कर रहा है वो हेलफायर मिसाइल से लैस हैं। हेलफायर मिसाइल 8 से 12 किलोमीटर की रेंज में मौजूद किसी भी तरह के टारगेट को सटीक तरीके से नष्ट कर देती है। यही वजह है कि हेलफायर जैसी मिसाइल के साथ ये हेलीकॉप्टर और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अपाचे एक बार में 16 एंटी टैंक हेलफायर मिसाइल फायर कर सकता है और इनमें लगी गन में 1200 गोलियां एक बार में भरी जा सकती हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर में लगे 70 मिलीमीटर के रॉकेट भी बहुत खतरनाक हैं, जिस वजह से युद्ध में अपाचे का कोई मुकाबला नहीं। दुश्मन की किलेबंदी को भेद कर सटीक हमला करने में अपाचे सबसे आगे माना जाता है। और इस बीच पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि यूक्रेन को हथियारों की मदद करने के बाद ब्रिटेन की सेना खुद कमजोर हो गई है। बताया गया कि ब्रिटेन के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने इस बात से इनकार नहीं किया कि यूक्रेन को हथियार देने के बाद ब्रिटेन की सेना कमजोर हुई, यानी यूक्रेन की मदद करना ब्रिटेन को ही भारी पड़ सकता है। असल में जंग की शुरुआत से ही ब्रिटेन अलग अलग तरह के आधुनिक हथियार ज़ेलेंस्की की सेना को भेजता रहा है। खबर है कि इसी कड़ी में ब्रिटेन अब यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक भेजने वाला है। कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद से यूक्रेन के जवान इस टैंक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दावा है कि लगातार टैंकों और दूसरी मदद करने की वजह से ब्रिटेन की सेना खुद कमजोर हो गई है, यानी ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद करते हुए अपनी ही मुसीबत बढ़ा ली है। ब्रिटेन ने चैलेंजर 2 टैंकों को भेजने से पहले उसकी ताकत दिखाने का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें चैलेंजर 2 टैंक दुश्मन पर कहर बरपाता दिखाई दिया। एक मैदान में टैंकों के साथ कुछ जवान जंग के हालात बनाकर दुश्मन को ढेर करते नजर आए। चैलेंजर 2 टैंकों ने जमकर अपनी ताकत दिखाई। उबड़ खाबड़ मैदान में भी टैंक फुर्ती के साथ दुश्मन पर गोलों की बारिश करते दिखे। बताया जा रहा है कि यही टैंक अब ब्रिटेन यूक्रेन को भेजेगा और अगर ये एक बार यूक्रेन पहुंच गए तो ज़ेलेंस्की की सेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसे बहुत ही फुर्तीला और घातक माना जाता है। ये टैंक ऐसे हमले करते हैं कि टारगेट को हिलने तक का मौका नहीं मिलता। यही वजह है कि ब्रिटेन से टैंक मिलने की घोषणा के बाद ज़ेलेंस्की के सैनिकों का जोश बढ़ गया है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक देने के फैसले से रूसी सेना आग बबूला हो उठी।
खबर है कि जैसे ही इसके बारे में पुतिन की सेना को पता चला, उसने ब्रिटेन को एक बार फिर अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। लेकिन बताया जा रहा है कि इसके बावजूद ब्रिटेन पीछे नहीं हटा। दावा है कि जल्द इन टैंकों के साथ कुछ गोला बारूद भी यूक्रेन को ब्रिटेन भेज देगा। और उधर यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यूके को धमकी दे डाली। 4 दिन पहले यूके ने ऐलान किया था कि वो जंग में रूस के खिलाफ अपने 14 चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन को देगा, जिस पर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का गुस्सा भड़क गया। दिमित्री पेस्कोव ने साफ कहा कि जो हश्र युद्ध के मैदान में बाकी टैंकों का हुआ, उसी तरह यूके के चैलेंजर 2 टैंक भी जला दिए जाएंगे। मतलब ये कि यूके के इन टैंकों के मैदान में उतरने से रूस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुतिन के प्रवक्ता का कहना है कि यूक्रेन को यूके से टैंक मिलने के बाद भी जंग के हालात बदलने नहीं वाले। साथ ही उन्होंने यूके पर आरोप लगाया कि वो रूस के खिलाफ अपने मिशन को पूरा करने के लिए यूक्रेन को औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और इधर राहुल के बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पलटवार किया। राहुल गांधी ने पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राज्य सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल के दबाव में काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी के दबाव में भगवंत मान को नहीं आना चाहिए। जिसके बाद भगवंत मान ने राहुल को जवाब दिया और पंजाब में कांग्रेस की चन्नी सरकार की याद दिला दी। यही नहीं, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लेकर भी कांग्रेस को घेरा। उधर कंगाली से परेशान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के सुर बदल गए। वो इस समय यूएई के दौरे पर हैं, जहां वो पाकिस्तान के लिए मदद की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद और भ्रष्टाचार ने पाकिस्तान को खोखला कर दिया है और वहां तेल, आटा और रोजमर्रा के लिए जरूरी हर चीज खत्म होने के कगार पर है। कहा तो ये तक जा रहा है कि पाकिस्तान के खजाने में केवल 1 हफ्ते का खर्च चलाने भर के पैसे ही बचे हैं और उसे 57 करोड़ रुपए जैसी छोटी रकम के लिए भी दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाना पड़ा। शहबाज शरीफ को ऐसा करने में शर्म भी आ रही है, जिसके बारे में उन्होंने बयान भी दिया। लेकिन आतंकवाद की वजह से अपनी इज्जत गंवा चुके पाकिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। यही नहीं, चीन तक ने उसके कटोरे में भीख डालने से मना कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की अकल ठिकाने आई। कम से कम शहबाज शरीफ के बदले सुर सुनकर तो ऐसा ही लगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि भारत के संग हुई 3 जंग से पाकिस्तान सबक सीख चुका है और अब वो भारत के साथ बातचीत करना चाहता है, क्योंकि भारत के साथ जंग लड़ने के बाद पाकिस्तान सड़क पर आ गया। शहबाज शरीफ ने अल अरबिया नाम के चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बात की। We had 3 wars with India. It only brought more miseries, unemployment, poverty. यही नहीं, पाकिस्तान के पीएम की बात सुनकर लगा कि वो अब भारत के साथ युद्ध करने की जरूरत नहीं करेंगे। Pakistan has learned its lesson. पाकिस्तान ने भारत में अशांति फैलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने भारत के संग किए गए शांति समझौते तो तोड़े ही, आतंकवादियों को भी पाला पोसा, जिन्होंने भारत में आतंकवाद फैलाया। लेकिन भारत ने बातचीत से विवाद सुलझाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने कभी खुलकर तो कभी पीठ पीछे से वार किया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान से बातचीत के रास्ते बंद कर दिए। भारत के प्रधानमंत्री की यही नीति उसकी ताकत बनी और पाकिस्तान के पसीने छूट गए। नौबत ये आ गई कि शहबाज शरीफ अब भारत के पीएम के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं और बातचीत की गुजारिश कर रहे हैं। My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks. ये बात शहबाज शरीफ ने खुद अपने इंटरव्यू में कही, लेकिन पाकिस्तान के पीएमओ ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर अपने ही पीएम की बात को नकार दिया और बयान दिया कि शहबाज शरीफ की बात को अलग तरीके से लिया गया है, जबकि पाकिस्तान के मीडिया ने भी भारत के पीएम की दिल खोलकर तारीफ की और पाकिस्तान सरकार को भारत से रिश्ते सुधारने की नसीहत दे डाली, क्योंकि भारत की कूटनीति ने यूक्रेन जंग के दौरान विश्व में उसकी स्थिति को मजबूत रखा, जबकि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर दर की ठोकर खा रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी ने शहबाज शरीफ सरकार को घेरा और भारत के पीएम का 2019 का बयान शेयर किया। ये बयान 2019 में एक चुनावी रैली में दिया गया था, जिसमें पीएम ने पाकिस्तान की उसकी असलियत दिखाई थी। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। इस बयान में पाकिस्तान की कंगाली भी दुनिया के सामने आ गई थी। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। साल 2019 भारत और पाकिस्तान के रिश्तों से जुड़ा अहम साल था, क्योंकि उसी साल पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और फिर उसी साल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा लिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान बौखला उठा था। लेकिन अब उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है।
इस बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक बार फिर मंदिर को निशाना बनाया गया। आरोप है कि खालिस्तान समर्थकों ने वहां के श्री शिवा विष्णु मंदिर में तोड़फोड़ की है। यही नहीं, मंदिर की दीवारों पर खालिस्तान समर्थन के नारे भी लिखे गए। साथ ही मंदिर के पास भारत विरोधी और हिंदू विरोधी एक तस्वीर भी लगाई गई। हालांकि यह पहली घटना नहीं है, 5 दिन पहले भी मेलबर्न में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। उधर नेटो के विस्तार पर अड़ंगा लगाए बैठा तुर्की अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। इस बार तुर्की के राष्ट्रपति ने साफ साफ कह दिया है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनना है तो उन्हें उनके यहाँ मौजूद कम से कम 130 कुर्द लड़ाके तुर्की के हवाले करने होंगे। नहीं तो स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनाने पर बात नहीं बन पाएगी। स्वीडन और फिनलैंड ने पिछले साल मई में नेटो का सदस्य बनने के लिए अर्जी दी थी और तभी से तुर्की उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बना बैठा है। उसकी सुई कुर्द लड़ाकू पर अटकी हुई है। तुर्की कुर्द लड़ाकू को आतंकी मानता है और कुर्द लड़ाके तुर्की से भागकर स्वीडन और फिनलैंड में पनाह लिए हुए हैं। इस वजह से तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन ने कहा कि दोनों देशों को 130 कुर्द लड़ाके उन्हें सौंपने होंगे, तभी तुर्की उनकी नेटो सदस्यता को हरी झंडी देगा। और तुर्की के इसी रवैये की वजह से अमेरिका तक उससे चिढ़ा हुआ है, क्योंकि उसने अभी तक स्वीडन और फिनलैंड की अर्जी पर मुहर नहीं लगाई है। लेकिन इसके बावजूद तुर्की नरम पड़ने को तैयार नहीं। जबकि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता, लेकिन अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो का सदस्य होने के बावजूद तुर्की को अमेरिका की दुश्मनी मोल लेने से भी गुरेज नहीं। अमेरिका की संसद तुर्की के स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की सदस्यता पर अड़ंगा लगाने से बेहद नाराज है। इतनी नाराज कि तुर्की के अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान खरीदने के प्लान पर पानी फिर सकता है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी संसद तुर्की की F-16 डील को तब तक मंजूरी देने के मूड में नहीं जब तक वो झुक नहीं जाता। लेकिन तुर्की को कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। तुर्की के तेवर झुकने वाले नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा तीखे नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि तुर्की का ये रुख बीते हफ्ते स्वीडन में हुए विरोध प्रदर्शन का नतीजा है, जिसमें स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कुर्द समुदाय के लोगों ने तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन को तानाशाह बताया था और उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उनके पुतले को एक खंबे से उल्टा लटका दिया था। उस वीडियो को देखने के बाद तुर्की इतनी बुरी तरह भड़क गया था कि उसने ये तक कह दिया था कि अब तो वो स्वीडन को नेटो का सदस्य कतई नहीं बनने देगा। उसी घटना के बाद अब उसने अपनी शर्त बिल्कुल साफ कर दी। और इधर जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों से सुरक्षा बल की ये मुठभेड़ बडगाम में जिला अदालत के पास हुई, जहां सुरक्षा बल ने दोनों आतंकियों को कुछ देर की मुठभेड़ के बाद मार गिराया। इस दौरान गोलियों की तड़तड़ाहट से वहां पूरा इलाका गूंज उठा। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकी पुलवामा के रहने वाले थे और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि एक गाड़ी में 2 मिलिटेंट आ रहे हैं और उसके बाद इस पूरे एरिया में सर्विलेंस बढ़ा दी गई। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी कुछ दिनों पहले हुई एक मुठभेड़ से फरार होने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार जब सुरक्षा बल पर उन्होंने गोलीबारी की तो जवानों ने उन्हें वहीं ढेर कर दिया। मारे गए दोनों आतंकियों के पास से कुछ हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस अब इस मामले की जाँच में जुटी है कि दोनों कहाँ से आ रहे थे और उनका क्या प्लान था। और इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन और उनकी प्राइवेट आर्मी बताए जाने वाले वैगनर ग्रुप के बीच दरार बढ़ गई है। ये बात तब सामने आई जब पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में सोलेदार की जीत के लिए अपनी सेना को बधाई दी, लेकिन उन्होंने एक बार फिर वैगनर ग्रुप का नाम नहीं लिया और ना ही पुतिन ने एक बार भी वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का जिक्र किया। जबकि बखमूत को जीतने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। कुछ रोज पहले ही रूस ने बखमूत से पहले उसके करीब के शहर सोलेदार को जीतने का दावा किया। वहां की जंग में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की अहम भूमिका बताई गई, लेकिन पुतिन ने एक बार भी जीत में उनका नाम नहीं लिया। इसके साथ ही दावा किया गया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने रूस के ऐलान से कई दिन पहले ही सोलेदार पर जीत हासिल कर ली थी। लेकिन तब रूस ने चुप्पी साधे रखी और कुछ दिन बाद अपनी सेना की पीठ थपथपाते हुए सोलेदार पर कब्जा होने का ऐलान कर दिया। कहा जा रहा है कि इसी बात से वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने पुतिन पर आरोप लगा दिया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की जीत को उनसे छीना जा रहा है। प्रिगोजिन के मुताबिक इससे पहले भी डोनेस्क के कई इलाकों पर कब्जे में उनके लड़ाकों ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन इसके बाद भी उनकी तारीफ में एक शब्द भी नहीं कहा गया। इसके साथ ही येवगेनी प्रिगोजिन की नाराजगी की एक और वजह भी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि वो पूरे यूक्रेन की जंग की कमान कमांडर वलेरी गेरासिमोव को सौंपे जाने से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो पहले भी गेरासिमोव की रणनीति की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन पुतिन ने उन्हें ही लाकर प्रिगोजिन के सिर पर बैठा दिया। कहा जा रहा है कि ऐसा पुतिन ने उन खबरों के सामने आने के बाद किया जिनमें येवगेनी प्रिगोजिन को पुतिन की जगह लेने वाला बताया गया था।
और इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के 2 कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 5 दिन पहले जीवाजी यूनिवर्सिटी में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई और एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया था। आरोप है कि उसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने एबीवीपी के 2 कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें दिखा कि स्कूटर पर सवार होकर एबीवीपी के दोनों कार्यकर्ता सड़क से जा रहे थे। तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार कार उन्हें जोरदार टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। इस भिड़ंत की वजह से दोनों स्कूटर सवार सड़क पर गिर गए और उनका स्कूटर दूर जा गिरा, लेकिन वो लोग उठे और वहां से चले गए। पुलिस को इस हमले की जानकारी दी गई, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो थी उसको भी जब्त कर लिया है। इस मामले में 3 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है और साथ ही पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया, क्योंकि उन पर स्कूटर सवार एबीवीपी के दोनों कार्यकर्ताओं को जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगा। 13 जनवरी को जीवाजी यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें यूनिवर्सिटी के कैंपस में कई छात्र आपस में उलझते दिखाई दिए, लेकिन एबीवीपी ने नारेबाजी जारी रखी। यूनिवर्सिटी में मचे बवाल की जानकारी मिलने पर कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और बीच बचाव की कोशिश की। ऐसे में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने शुरू कर दिए। किसी तरह पुलिस ने तब तो हंगामे को शांत करा दिया, लेकिन आरोप है कि इस हंगामे के दौरान एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी थी, जिसका बदला लेने के लिए यह हमला किया गया। और उधर पेरिस के आईफिल टावर पर ईरान के हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में संदेश लिखे गए। ईरान सरकार हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले कई लोगों को मौत की सजा सुना चुकी है, जिनकी सजा माफ करने की मांग का संदेश पेरिस के आईफिल टावर पर भी नजर आया। साथ ही ईरान की महिलाओं को उनके अधिकार दिए जाने की मांग भी की गई। आईफिल टावर पर ये संदेश महसा अमीनी श्रद्धांजलि के तौर पर लिखा गया, जिनकी ईरान में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी और उसके बाद हिंसक प्रदर्शन भड़क गए थे। इस बीच खबर है कि जापान में मिलिट्री ड्रिल के दौरान भारत के लड़ाकू विमानों की गरज से चीन के पसीने छूट गए। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए जापान लगातार कई देशों के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है और इसी कड़ी में जापान भारत के साथ भी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, जहां भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों की आसमान में दहाड़ सुनकर चीन कांप गया। ये सैन्य अभ्यास टोक्यो के पास हो रहा है, जो 16 जनवरी से शुरू हुआ है और 28 जनवरी तक चलेगा। इस मिलिट्री ड्रिल में जापानी वायुसेना के 8 फाइटर जेट और भारत के 4 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। इनके अलावा भारत ने 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक हवा में ईंधन भरने वाला विमान भी भेजा है। इसके अलावा इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारतीय वायुसेना के 150 जवान भी पहुंचे हैं। मतलब ये कि 11 दिनों तक चलने वाले सैन्य अभ्यास के जरिए जापान और भारत चीन को अपनी ताकत दिखाएंगे। साथ ही इस मिलिट्री ड्रिल से चीन को ये चेतावनी भी देंगे कि समंदर में उसकी चालबाजी अब नहीं चलेगी, क्योंकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ये दोनों देश क्वाड का हिस्सा हैं, जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक दबदबे पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया था। जानकारी के मुताबिक इस एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज को लेकर 2019 में जापान और भारत के बीच सहमति बनी थी। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से इसमें देरी हुई, लेकिन अब समंदर में चीन की हरकतों पर नकेल कसने के लिए जापान ने भारत के साथ मिलकर ये मिलिट्री ड्रिल शुरू की है। जापान ये बात अच्छी तरह जानता है कि ताइवान के बाद चीन से सबसे ज्यादा खतरा उसे ही है। इसी वजह से जापान घातक मिसाइलों से लेकर F-35 फाइटर जेट तक खरीद रहा है, ताकि वक्त आने पर वो चीन को उसी की भाषा में जवाब दे सके। इधर पाकिस्तान के कई सांसदों पर बड़ी कार्रवाई की गई। संपत्ति का ब्यौरा न देने पर वहां के चुनाव आयोग ने 271 सांसदों और विधायकों को निलंबित कर दिया, जिनमें नेशनल असेंबली के 136 सदस्य, 21 सीनेटर और 114 प्रांतीय असेंबली के सदस्य शामिल हैं। चुनाव आयोग की तरफ से सांसदों और विधायकों को 16 जनवरी तक संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा गया था, लेकिन इन लोगों ने संपत्ति का ब्यौरा समय पर नहीं दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की। उधर भोपाल में गोडसे पर बनी फिल्म के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। गांधी गोडसे एक युद्ध नाम की ये फिल्म 26 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसके विरोध में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी का पुतला भी जलाया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी फिल्म को दिखाने जा रही है जो एक हत्यारे की फिल्म है। वहीं राज्य के मंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर बेवजह मुद्दे को तूल देने का आरोप लगाया। इसके बारे में बगैर देखे विवाद करना मैं नहीं समझता कि उचित है। जबकि निर्माताओं की दलील है कि फिल्म में नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन नहीं किया गया है।
इधर दिल्ली के पास गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया गया। ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार का 20,000 रुपए का चालान काटा, क्योंकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया, तिपहिया और ट्रैक्टर ट्रॉली की एंट्री बैन है, जिसके लिए बकायदा नो एंट्री वाले साइन लगे हैं। इसके बावजूद कई लोग नियम मानने को तैयार नहीं दिखे। एंट्री का चालान किया जा रहा है और नो एंट्री का चालान 20,000 रुपए का है। ट्रैफिक पुलिस करीब 2,600 2 पहिया वाहनों के चालान काट चुकी है। इस बीच जर्मनी की रक्षा मंत्री क्रिस्टीन लम्बरेच्ट ने यूक्रेन को हथियार नहीं दे पाने की वजह से इस्तीफा दे दिया। यूक्रेन को जर्मनी के पूमा टैंकों की जरूरत थी, लेकिन जर्मनी ने कहा कि 2024 तक वो उसे ये टैंक नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास यूक्रेन को देने के लिए पूमा टैंक नहीं है। ये वही टैंक है जिसे जर्मनी ने अपनी सेना में पुराने टैंकों की जगह देने का फैसला किया था, लेकिन नेटो के अभ्यास के दौरान 18 पूमा टैंकों में खराबी मिली, जिसके बाद जर्मनी की सेना ने उन्हें खरीदने का फैसला होल्ड कर दिया। यही नहीं, क्रिस्टीन लम्बरेच्ट ने इसे जर्मनी के लिए जबरदस्त झटका माना, लेकिन असली मुसीबत तब आई जब यूक्रेन ने इन टैंकों की डिमांड कर डाली और जर्मनी के पास उसे देने के लिए वो टैंक थे ही नहीं। और यही बात जर्मनी की किरकिरी और उसकी रक्षा मंत्री के इस्तीफे की वजह बन गई, क्योंकि इस मामले ने उनकी क्षमता पर उंगली उठा दी और आरोप लगे कि वो जर्मनी की सेना का आधुनिकीकरण करने में असफल रही, क्योंकि जिस पूमा टैंक को जर्मनी की सेना की बड़ी ताकत समझा जा रहा था, वो फिसड्डी साबित हुए। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब जर्मनी यूक्रेन की मांग पूरी नहीं कर पाया, जिसके बाद जर्मनी की सैन्य ताकत पर सवाल खड़े हो गए और जर्मनी की विदेश मंत्री क्रिस्टीन लम्बरेच्ट पर इस्तीफे का दबाव बनने लगा और आखिरकार उन्होंने खुद ही इस्तीफे की पेशकश कर डाली, जिसके बाद बोरिस पिस्टोरियस को जर्मनी का नया रक्षा मंत्री बनाया गया। क्योंकि यूक्रेन जंग ने हर देश में रक्षा मंत्री की अहमियत बढ़ा दी है और जर्मनी में इस कुर्सी का ज्यादा देर तक खाली रहना ठीक नहीं था, क्योंकि कुर्सी खाली रखने का मतलब था जर्मनी पर नेटो का दबाव बढ़ना। वैसे ही जर्मनी पर यूक्रेन की मदद करने का दबाव है। ऊपर से अमेरिका के रक्षा मंत्री जर्मनी का दौरा करने वाले थे। ऐसे में जर्मनी में रक्षा मंत्री की कुर्सी का खाली रहना उस पर दबाव बढ़ा देता, क्योंकि अमेरिकी रक्षा मंत्री जर्मनी में बने अपने सैन्य बेस का दौरा करने वाले थे और देखने वाले थे कि वो वहां से यूक्रेन तक क्या क्या मदद भेज सकते हैं। और इधर जोशीमठ के बाद उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भी कई मकानों में दरारें आने से लोग दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि वहां के एक इलाके में 69 परिवारों पर मकान गिरने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में 8 परिवारों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है, क्योंकि कर्णप्रयाग में भी कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कई लोगों के मकानों की दीवारों से लेकर छतों पर काफी लंबी और चौड़ी दरारें देखने को मिली, जिससे लोगों में दहशत पैदा हो गई। उन्होंने इसके लिए वहां के ड्रेनेज सिस्टम और इलाके के नीचे की तरफ बनाई गई सब्जी मंडी को कसूरवार ठहराया। पानी को निकलने के लिए बड़ी दिक्कतें हैं। वहाँ रहने वाले लोगों को डर है कि कर्णप्रयाग में भी हालात जोशीमठ जैसा न बन जाए, क्योंकि वो वहाँ से दूसरी जगहों पर जाना नहीं चाहते। उधर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जोशीमठ के बहाने वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा का मुद्दा उठाया, जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया। महबूबा मुफ्ती ने जोशीमठ आपदा पर चिंता जताते हुए एक ट्वीट किया, जिसके जरिए उन्होंने आगाह किया कि जोशीमठ की ही तरह वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा से वहां के पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट पर बीजेपी ने उन्हें निशाने पर ले लिया। मैडम महबूबा की जो राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत है और धार्मिक जो कार्ड खेलने का प्रयास है, वो किसी से छुपा नहीं है। बीजेपी के अलावा कई दूसरी पार्टियों और कुछ मंदिरों के महंतों ने भी इस ट्वीट पर आपत्ति जताई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन में जंग लड़ रहे पुतिन के सैनिकों का हौसला टूट चुका है और इसीलिए वो वापस अपने घर लौटना चाहते हैं। दावा है कि जंग लड़ रहे रूसी सैनिक के ब्रिगेड कमांडरों ने एक सीक्रेट वोटिंग करवाई, जिसमें रूस के ज्यादातर सैनिकों ने एक सुर में घर वापसी की इच्छा जताई। यानी 11 महीने के करीब पहुंच चुकी जंग में पुतिन के सैनिक बुरी तरह पस्त हो चुके हैं। दावा है कि रूसी सेना के जवानों का हौसला इस तरह टूट चुका है कि वो बस किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहते हैं। और इसकी वजह ये है कि रूस एक के बाद एक यूक्रेन के उन इलाकों को खोता जा रहा है जिन पर उसका कब्जा हुआ करता था। इसके साथ ही यूक्रेन के भीषण हमलों में अब तक बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों की मौत भी हो गई, जबकि जो सैनिक यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनके पास जूते और कपड़ों की कमी हो गई है। और यही वजह है कि जब उन सैनिकों से पूछा गया कि वो जंग जारी रखना चाहते हैं या फिर अपने घरों को लौट जाना चाहते हैं, तो ज्यादातर सैनिकों ने घर वापस लौटने के पक्ष में वोट दिए। इस बीच रूस के एक मीडिया संस्थान ने दावा किया कि पिछले दिनों रूस में हाउ टू सरेंडर सर्च की संख्या में भारी उछाल गया, जिसके बाद माना जा रहा है कि ऐसा यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों की वजह से ही हुआ है।
दावा है कि रूस के सर्च इंजन यानडेक्स पर हाउ टू सरेंडर यानी आत्मसमर्पण कैसे करें हजारों की संख्या में सर्च किया गया है। रूस के मीडिया के मुताबिक 28 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच सिर्फ एक हफ्ते में 66,000 बार इसे सर्च किया गया, जबकि इससे पहले के 5 महीने में हर हफ्ते ये 10,000 बार सर्च किया गया था। दावा किया गया कि हाउ टू सरेंडर सर्च तब से ज्यादा बढ़ गए जब से रूस ने कम ट्रेनिंग लिए हुए सैनिकों को यूक्रेन भेजना शुरू किया, मतलब वो सैनिक जिनकी भर्ती कुछ ही महीने पहले रूसी सेना में हुई थी। क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना में सैनिकों की भारी कमी हो गई थी, जिसके बाद रूस में एक बड़ा भर्ती अभियान चलाया गया और फिर सेना में शामिल हुए उन लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देकर जंग में उतार दिया गया, जो यूक्रेन के पलटवार से बुरी तरह घबरा गए हैं। और कहा जा रहा है कि ऐसे ही रूसी सैनिक जेलेंस्की की फौज के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस दौरान यूक्रेन से रूस आ रहे वीडियो मैसेज भी पुतिन का सिरदर्द बढ़ा सकते हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के सैनिक अपने परिवार वालों को भेजे गए वीडियो संदेश में पुतिन के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। दावा किया गया कि कम ट्रेनिंग पाए रूस के नए सैनिकों का इस्तेमाल इस तरह किया गया जैसे किसी भेड़िए के आगे मीट डाला जाता है, यानी उन सैनिकों को हमले में आगे रखा जा रहा है जो नए हैं, ताकि पुराने और अनुभवी सैनिकों और कमांडरों को बचाया जा सके। इस बीच खबर ये भी है कि बेलारूस में ट्रेनिंग ले रहे कई रूसी सैनिक फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए बेलारूस की सेना ने एक सर्च ऑपरेशन चला रखा है। इधर राजस्थान के माउंट आबू में पारा -2 डिग्री तक चला गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच पानी जम गया और जगह जगह बर्फ जमी हुई नजर आई। गाड़ियों के शीशे भी बर्फ से ढके दिखे। मौसम विभाग ने 18 जनवरी तक शीतलहर से राहत नहीं मिलने का अनुमान जताया है, यानी लोगों की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। उधर दिल्ली में पहली बार 24 घंटे में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मार्च 2020 में कोरोना महामारी के फैलने के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब 24 घंटे में कोरोना का एक भी नया केस पूरी दिल्ली में सामने नहीं आया। राहत की एक और बात ये रही कि इस दौरान कोरोना की वजह से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, यानी जो मरीज पहले से कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, उनके ठीक होने का सिलसिला जारी है। इस बीच खबर है कि आतंकी संगठन टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने एक और पाकिस्तानी अधिकारी की हत्या कर दी। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 2 अधिकारियों को गोलियों से भून दिया गया था और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के उन दोनों अधिकारियों की हत्या का आरोप भी टीटीपी पर ही लगा था। उन दोनों अधिकारियों की हत्या उस वक्त की गई थी जब पाकिस्तान की सरकार ने टीटीपी को खत्म करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी थी और अब टीटीपी ने एक बार फिर पाकिस्तान सरकार को खुली चुनौती दे दी। दावा है कि उसने दक्षिण वजीरिस्तान में तैनात पाकिस्तान के एक अधिकारी की हत्या कर दी थी। खबर के मुताबिक पहले टीटीपी के आतंकियों ने नाइक मोहम्मद नाम के अधिकारी को अगवा किया। इसके बाद पाकिस्तान सरकार के सामने उनकी रिहाई के लिए शर्त रखी और उनकी शर्त ये थी कि नाइक मोहम्मद की रिहाई के बदले पकड़े गए टीटीपी के लड़ाकों को छोड़ दिया जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने टीटीपी की किसी भी शर्त को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पहले से ही पाकिस्तान से खार खाए बैठे टीटीपी के लड़ाके बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने वो कदम उठा लिया जिससे पाकिस्तान में टीटीपी का खौफ बढ़ जाए, जिसके लिए टीटीपी ने नाइक मोहम्मद की हत्या कर दी। उसने ये दावा किया कि जिस अधिकारी को उन्होंने पकड़ा था वो उनकी जासूसी करता था और इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन इसके बाद टीटीपी और पाकिस्तान के बीच छिड़ी लड़ाई बढ़नी तय है, क्योंकि पिछले साल नवंबर में सीजफायर खत्म करने के ऐलान के बाद टीटीपी ने कई हमले किए। 18 दिसंबर को उसने बन्नू सैन्य छावनी को अपने कब्जे में लेकर 9 सैनिकों को बंधक बना लिया था। इसके बाद 20 दिसंबर को दक्षिण वजीरिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था और अब नाइक मोहम्मद की हत्या के बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है। और इधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 15 करोड़ से ज्यादा कीमत की सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और प्रशासन पर बिना नोटिस कार्रवाई करने का आरोप लगाया। लेकिन भारी सुरक्षा के बीच 100 बिल्डिंग को बुलडोजर से गिरा दिया गया। जमीनों को मुक्त कराकर ग्राम पंचायत को अभी उसकी बैरिकेडिंग कर सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। आरोप है कि जमीन का आवंटन सरकारी दफ्तर और पुलिस चौकी के लिए हुआ था, जिस पर 25 साल से व्यापारियों का कब्जा था। उधर बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ गंडक नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 2 नावों में शराब की करीब 125 पेटियां जब्त की गई। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर नाव छोड़कर भाग गए। बरामद शराब की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई। 125 पेटी देसी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर गंडक नदी में छापेमारी की। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद से ही प्रशासन लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा है।
और इधर बीजेपी ने चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद का चुनाव महज 1 वोट के अंतर से जीत लिया। बीजेपी के अनूप गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के जसबीर सिंह लाठी को करीबी मुकाबले में शिकस्त दे दी, जिसके बाद मेयर की कुर्सी पर एक बार फिर से बीजेपी का कब्जा हो गया। इस चुनाव में कुल 29 वोट पड़े, जिनमें 15 बीजेपी के खाते में और 14 आम आदमी पार्टी के खाते में गए। चंडीगढ़ में दोनों ही पार्टियों के 14-14 पार्षद हैं, लेकिन चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर के वोट ने बीजेपी को बढ़त दिला दी। उधर खबर है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में रूस और बेलारूस के झंडे पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बताया गया कि ये कार्रवाई यूक्रेन के राजदूत की शिकायत के बाद की गई, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि रूस और यूक्रेन के बीच मैच में रूसी झंडे का गलत इस्तेमाल किया गया। ऑस्ट्रेलिया में यूक्रेन के राजदूत ने एक फोटो भी शेयर की, जिसमें टेनिस कोर्ट के बगल में एक रूसी झंडा लटकता दिखाई दिया। खबर है कि इसी के बाद ऑस्ट्रेलियाई ओपन में रूस और बेलारूस के झंडे पर प्रतिबंध लगा दिया गया। असल में जब दोनों देशों के बीच मुकाबला हो रहा था, तब रूसी समर्थक अपने साथ झंडा लेकर पहुंचे थे, लेकिन जब रूसी झंडे से मैच के दौरान दिक्कत पैदा करने का आरोप लगा, तो टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने ये कार्रवाई की। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए कश्मीर में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ करेगी, जिसकी समीक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने एक बैठक भी की। इसके बाद ये सलाह दी गई कि कश्मीर में यात्रा के दौरान राहुल के करीब सिर्फ जान पहचान वालों को ही जाने की इजाजत दी जाए। साथ ही उन्हें कई जगहों पर पैदल यात्रा नहीं करने की भी सलाह दी गई। 19 जनवरी को जम्मू के लखनपुर से यात्रा बनिहाल टनल होते हुए कश्मीर घाटी तक जाएगी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी सेना यूक्रेन के जवानों को जर्मनी में ट्रेनिंग दे रही है और बताया जा रहा है कि यूक्रेन के करीब 500 सैनिकों को जंग लड़ने की खतरनाक ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि जेलेंस्की के जवान रूसी सेना पर कहर बरपा पाएं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के सैनिक यूक्रेन के जवानों को जंग के खतरनाक हालातों से निपटने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना से जेलेंस्की के जवान कई तरह के घातक हथियारों को चलाने का तरीका भी सीख रहे हैं। असल में जंग की शुरुआत से ही पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं, लेकिन दावा है कि कई ऐसे हथियार भी यूक्रेन को दिए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल जेलेंस्की के जवान ठीक से नहीं कर पा रहे। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसलिए अब यूक्रेन के सैनिक जर्मनी में हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिकों को दुश्मन पर कहर बरपाने का तरीका सिखाया जा रहा है, ताकि जब वो यूक्रेन लौटे तो रूस के सैनिकों पर ऐसा कहर बरपाएं कि वो पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाएं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका के सैनिक जेलेंस्की के जवानों को जमीन आसमान से कैसे दुश्मन को ढेर किया जाए इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी जर्मनी में यूक्रेन के कई जवान ट्रेनिंग लेकर यूक्रेन वापस लौट चुके हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये जवान रूस के कब्जे वाले अलग अलग इलाकों में मोर्चा संभालकर पुतिन की फौज पर कहर बरपा रहे हैं। इधर दिल्ली के शक्ति नगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर मोटरसाइकिल सवार कुछ बदमाशों ने एक आदमी से सरेआम लूटपाट की। ये घटना 14 जनवरी की बताई गई, जिसमें वो बदमाश उस आदमी की पिटाई करते नजर आए। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 बदमाश एक मोटरसाइकिल का पीछा करते दिखाई दिए। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद उन लोगों ने उस आदमी को घेर लिया और धमकाकर पैसे मांगने लगे, लेकिन उसने पैसे देने के बजाय उनमें से एक बदमाश को धक्का दे दिया और जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश की। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद किया जा सकता है। इसके साथ ही ये केवल 7 मिनट में दुश्मन पर वार करने के लिए तैयार हो जाती है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पूर्वी यूक्रेन में यही मिसाइल कहर बनकर टूटेगी, क्योंकि इसे रोक पाने में यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम भी दम तोड़ सकते हैं और बिना परमाणु बम के भी यार्ड्स यूक्रेन में जमकर तबाही मचा सकती है। और उधर खबर है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने दूसरी शादी करने के बाद पाकिस्तान में अपना पता भी अब बदल लिया है। सुरक्षा एजेंसियों को यह जानकारी दाऊद की बहन हसीना पार्कर के बेटे अली शाह पार्कर से मिली है, जो इस वक्त एनआईए की गिरफ्त में है। और उसने पूछताछ में दाऊद इब्राहिम की दूसरी शादी और उसके नए पते के बारे में कई अहम जानकारियां दी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अली शाह पार्कर ने एनआईए को बताया कि दाऊद ने पाकिस्तान की एक पठान महिला से दूसरी शादी की है, जबकि उसने अपनी पहली पत्नी मेहजबी को तलाक भी नहीं दिया है। दूसरी शादी करने के बाद दाऊद ने अपना पता भी बदल लिया है। ऐसे को लगता है कि इसके ऊपर कोई अटैक होने की पॉसिबिलिटी है या इंटरनेशनल एजेंसीज का कोई प्रेशर बढ़ा, तो उस चक्कर में उसका वो लोकेशन चेंज करवा देते हैं। वो पाकिस्तान के कराची में अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे मौजूद रहीम फाकी के पास डिफेंस कॉलोनी में रहता है, जो उसके पुराने घर से 4 किलोमीटर से भी कम दूरी पर मौजूद है। मतलब ये कि दाऊद इब्राहिम ने न सिर्फ दूसरी शादी की, बल्कि उसने पाकिस्तान के कराची में अपना ठिकाना भी बदल लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के इशारे पर ही दाऊद ने अपना ठिकाना बदला है।
और दाऊद के इस नए ठिकाने पर उसकी पहली पत्नी महजबीन भी रहती है। असल में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने अपने बयान में दाऊद के खानदान से लेकर उसके नए ठिकाने और उसकी नई साजिशों के बारे में सनसनीखेज जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए को इस बात की भी भनक लगी है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम देश के बड़े कारोबारी और राजनेताओं पर हमले की फिराक में है, जिसके लिए वो आतंकियों की स्पेशल टीम बना रहा है, जिसे हिंदुस्तान का माहौल खराब करने के लिए बड़े लोगों पर हमला करने के साथ साथ कई शहरों में हिंसा फैलाने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। एक बार फिर रूस और बेलारूस ने यूक्रेन के बेहद करीब बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। इस सैन्य अभ्यास में रूस और बेलारूस के खतरनाक लड़ाकू विमान यूक्रेन के पास फिर गरजे। दोनों देशों के अटैक हेलीकॉप्टरों ने ज़ेलेंस्की को अपनी ताकत दिखाई। करीब 15 दिनों तक चलने वाली रूस और बेलारूस की मिलिट्री ड्रिल ने यूक्रेन में खौफ बढ़ा दिया है। और इस सैन्य अभ्यास ने एक बार फिर पिछले साल 24 फरवरी की याद दिला दी, जब रूस ने बेलारूस के सैन्य अभ्यास के बहाने ही यूक्रेन के कई शहरों को हमले से दहला दिया था। इसके साथ ही कीव पर हमले का खतरा भी और बढ़ गया है, क्योंकि बेलारूस और यूक्रेन की राजधानी कीव के बीच बहुत कम दूरी है और माना यह जा रहा है कि इस मिलिट्री ड्रिल के बहाने कीव पर ही बहुत बड़े हमले की तैयारी हो रही है। और इसी वजह से इस सैन्य अभ्यास के शुरू होते ही यूक्रेन में दहशत फैल गई और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दोनों देशों का यह सैन्य अभ्यास किसी भी वक्त यूक्रेन पर बड़े हमले की शक्ल में बदल सकता है। और इसी वजह से यूक्रेन की चिंता बढ़ गई, क्योंकि रूस और बेलारूस ने इस ड्रिल में खतरनाक लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टरों को उतार रखा है। ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर इतने घातक हैं कि इनकी गरज से दुश्मन का कलेजा कांप जाए। रूस के इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने रॉकेटों की बारिश करके अपनी ताकत भी दिखाई। दोनों देशों का ये सैन्य अभ्यास 16 जनवरी से शुरू हुआ, जो कि 1 फरवरी तक चलेगा। बेलारूस ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए की जाने वाली ड्रिल बताया, लेकिन इस अभ्यास ने पिछले साल यूक्रेन पर हमले के पहले के हालात की याद दिला दी। उस वक्त भी रूस ने बेलारूस के साथ ड्रिल के नाम पर अपनी सेना यूक्रेन के करीब जुटा ली थी और फिर उसने 24 फरवरी को एक साथ कई जगहों से यूक्रेन पर भीषण हमला बोल दिया था। और इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के करीब अपने त्वेर प्रांत में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्ड्स को तैनात कर दिया है। रूस इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में सोलेदार और बखमूत पर कब्जे के लिए भीषण हमले बोल रहा है और पिछले 2 महीने से वो इसी कोशिश में जुटा है कि डोनबास के इन 2 इलाकों पर किसी भी तरह उसका कंट्रोल हो जाए। कुछ रोज पहले तो रूस ने सोलेदार पर कब्जे का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन यूक्रेन ने उसके इस दावे को सिरे से नकार दिया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी सेना पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से रूस पर जोरदार पलटवार कर रही है। अमेरिका जैसे देशों से मिले मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं और इसी बात ने रूस की परेशानी बढ़ा दी, जिसके बाद उसने यूक्रेन के करीब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्ड्स की तैनाती कर दी, जो परमाणु हथियार लेकर उड़ान भरने में माहिर है। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने जिस यार्ड्स मिसाइल को तैनात किया है उसमें परमाणु हथियार नहीं लोड किए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी इस बैलिस्टिक मिसाइल का वार इतना खतरनाक होता है कि दुश्मनों के होश उड़ा दे, क्योंकि यार्ड्स को रूस की सबसे घातक मिसाइलों में एक बताया जाता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये आवाज से करीब 20 गुना तेज रफ्तार के साथ दुश्मन पर वार कर सकती है। और ये पुतिन के तरकश में मौजूद ऐसी महाशक्तिशाली मिसाइल है जिसका जवाब फिलहाल अमेरिका के पास भी नहीं है। इसके साथ ही यार्ड्स के बारे में कहा जाता है कि इसे मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है और इसकी रेंज करीब 12,000 किलोमीटर है, यानी ये इतनी दूर तक अपने दुश्मन पर सटीक वार कर सकती है। इसके साथ ही ये मिसाइल एक साथ 6 परमाणु बम लेकर उड़ान भी भर सकती है और करीब 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसे और घातक बना देती है। और इसीलिए इसे जंग में ऐसे समय पर तैनात किया गया जब यूक्रेन को मिले डिफेंस सिस्टम रूस की मिसाइलों का काल बन गए हैं। यूक्रेन लगातार ये दावा कर रहा है कि वो रूस की क्रूज मिसाइलों को ढेर कर रहा है, जिसकी वजह से रूस को युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी वैसी सफलता नहीं मिली जैसा उसने सोचा था। लेकिन अब उसने डोनबास की सोलेदार और बखमूत को जीतने के लिए नया प्लान बनाया और उसी के तहत उसने यूक्रेन और बेलारूस की सीमा के नजदीक त्वेर प्रांत में यार्ड्स की तैनाती कर दी है। यार्ड्स मिसाइल को सड़क के रास्ते कहीं भी ले जाकर हमला किया जा सकता है। इसके साथ ही ये केवल 7 मिनट में दुश्मन पर वार करने के लिए तैयार हो जाती है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पूर्वी यूक्रेन में यही मिसाइल कहर बनकर टूटेगी, क्योंकि इसे रोक पाने में यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम भी दम तोड़ सकते हैं और बिना परमाणु बम के भी यार्ड्स यूक्रेन में जमकर तबाही मचा सकती है।
और उधर खबर है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने दूसरी शादी करने के बाद पाकिस्तान में अपना पता भी अब बदल लिया है। सुरक्षा एजेंसियों को यह जानकारी दाऊद की बहन हसीना पार्कर के बेटे अली शाह पार्कर से मिली है, जो इस वक्त एनआईए की गिरफ्त में है। और उसने पूछताछ में दाऊद इब्राहिम की दूसरी शादी और उसके नए पते के बारे में कई अहम जानकारियां दी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अली शाह पार्कर ने एनआईए को बताया कि दाऊद ने पाकिस्तान की एक पठान महिला से दूसरी शादी की है, जबकि उसने अपनी पहली पत्नी मेहजबी को तलाक भी नहीं दिया है। दूसरी शादी करने के बाद दाऊद ने अपना पता भी बदल लिया है। को लगता है कि इसके ऊपर कोई अटैक होने की पॉसिबिलिटी है या इंटरनेशनल एजेंसीज का कोई प्रेशर बढ़ा, तो उस चक्कर में उसका वो लोकेशन चेंज करवा देते हैं। वो पाकिस्तान के कराची में अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे मौजूद। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान में बैठे एक और आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। कई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की को पाकिस्तान बरसों से पाल रहा है, जिसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की मांग भारत ने 2 साल पहले की थी। संयुक्त राष्ट्र के फैसले को भारत के लिए बड़ी जीत और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी चीन का सहारा उससे बचा नहीं पाया। 2020 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र से मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने को कहा था, लेकिन उसी वक्त से चीन रास्ते का रोड़ा बना हुआ था। चीन के ऐतराज की वजह से अब्दुल रहमान मक्की का नाम अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की सूची में शामिल नहीं हो रहा था। लेकिन पिछले साल जून में भारत ने चीन को तगड़ी फटकार लगाई थी। चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकियों का मददगार बता दिया था, इसीलिए चीन को मजबूर होकर ऐतराज हटाना पड़ा और भारत को कामयाबी मिल गई। दुनिया को एक बार फिर पता चल गया कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों का ठिकाना है। पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद को पाल रही है और पाकिस्तान अपनी सुविधा के हिसाब से आतंकियों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र का ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय फजीहत से कम नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित हो चुका है, जो पाकिस्तान में चैन से जी रहा है। और अब्दुल रहमान मक्की कोई और नहीं बल्कि हाफिज सईद का ही रिश्तेदार है। हाफिज सईद का बहनोई अब्दुल रहमान मक्की भारत के खिलाफ कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। यहाँ तक कि 26 से 11 के आतंकी हमलों में भी मक्की की भूमिका बड़ी है। 2008 से 2020 तक भारत में कई ऐसे आतंकी हमले हुए जिसमें अब्दुल रहमान मक्की की भूमिका के सबूत भारत की सुरक्षा एजेंसियों के पास है। इन्हीं सबूतों से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र के पास पहुंची थी और मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की मांग की थी। भारत के लिए मक्की पर यूएन का फैसला बड़ी जीत है। दिस इज ए गुड सक्सेस फॉर इंडियन डिप्लोमेसी। हालांकि मक्की के खिलाफ ये कोई पहला कदम नहीं है, बल्कि इससे पहले अमेरिका का विदेश मंत्रालय भी उसके खिलाफ कई अहम कदम उठा चुका है। लेकिन पाकिस्तान की सेहत पर इन फैसलों का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान तो अब्दुल रहमान मक्की और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को लगातार पाल रहा है, बल्कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी ISR और पाकिस्तान की सेना ने बड़े आतंकियों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया हुआ है। इसीलिए दुनिया के बार बार सवाल उठाने के बावजूद आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान खामोश है। 2000 में पाकिस्तान की ही एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मक्की को दोषी पाया था। उस पर आतंकवादी घटना के लिए फंडिंग का आरोप सही पाया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी मक्की के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। यहाँ तक कि अमेरिका ने तो उस पर इनाम तक घोषित कर दिया। अमेरिका के वित्त विभाग ने 2020 में ही उसे ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया था। उस पर $20 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 16 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया, जिससे दुनिया के सामने साफ हो गया कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ और आतंकवादियों की ऐशगाह है। और उधर दिल्ली के शक्ति नगर से दिल दिला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर मोटरसाइकिल सवार कुछ बदमाशों ने एक आदमी से सरेआम लूटपाट की। ये घटना 14 जनवरी की बताई गई, जिसमें वो बदमाश उस आदमी की पिटाई करते नजर आए। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 बदमाश एक मोटरसाइकिल का पीछा करते दिखाई दिए। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद उन लोगों ने उस आदमी को घेर लिया और धमकाकर पैसे मांगने लगे, लेकिन उसने पैसे देने के बजाय उनमें से एक बदमाश को धक्का दे दिया और जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश की। तभी दूसरे बदमाश ने उस आदमी को पकड़ लिया और उस पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान वहाँ कई लोग मौजूद थे जो उसे छुड़ाने के बजाय खड़े होकर तमाशा देखते रहे, जिसके बाद वो बदमाश उस आदमी से पैसे लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले मुकाबले में पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी को हार का सामना करना पड़ा और इस हार के साथ ही वो ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गई। विश्व की पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा को बेल्जियम की खिलाड़ी ने 3-6, 7-6 और 6-1 से मात दी। मुगुरुजा 2 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं, साथ ही वो 2020 के ऑस्ट्रेलियन ओपन की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं।
इस बीच राजस्थान के पेपर लीक कांड पर गहलोत और पायलट आमने सामने आ गए और ये मामला पहले से गहलोत के गले की हड्डी बना हुआ है। बीजेपी ने गहलोत सरकार की कार्रवाई पर उंगली भी उठाई और गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन गहलोत के लिए बीजेपी से बड़ी मुसीबत पायलट बन गए, क्योंकि उन्होंने इस मामले में अपनी ही सरकार की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पायलट इन दिनों पश्चिमी राजस्थान में रैलियां कर रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने पेपर लीक कांड की बात की और गहलोत सरकार को इस कांड के सरगना तक पहुंचने की नसीहत दे डाली। यही नहीं, उन्होंने इस मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग कुछ इस तरह की मानो राजस्थान में विरोधी खेमे की सरकार हो। मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्द हम लोग इस पूरे प्रकरण पर को समाप्त कर पाएंगे। पायलट के इस रवैये पर गहलोत भी उखड़ गए और उन्होंने उनसे पेपर लीक कांड के सरगना का नाम पूछ डाला। और वो नाम बता देंगे हमें नेता लोग, तो उनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। यानी पेपर लीक कांड की वजह से राजस्थान की कला कथा में एक और पन्ना जुड़ गया और गहलोत और पायलट फिर से भिड़ गए, क्योंकि जो काम करके बीजेपी चुनावी फायदा उठाने की कोशिश करती वो काम पायलट ने कर दिया, जिससे बीजेपी का पलड़ा अपने आप भारी हो गया। उधर यमन में 8 साल से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे युद्ध की वजह से अमेरिका ईरान पर बुरी तरह भड़क गया। उसने यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान को घेरा। अमेरिका ने कहा कि उसके पास बाकायदा सबूत हैं कि यमन के हूथी विद्रोहियों को ईरान लगातार हथियार दे रहा है और दावा किया कि 10 दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान से हूथी विद्रोहियों के लिए हजारों AK-47 लेकर चली एक नाव भी इंटरसेप्ट की थी। यमन में 2014 से वहां की सुन्नी सरकार और शिया हूथी विद्रोहियों के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ी हुई है। हूथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है तो यमन की सरकार के साथ पड़ोसी सऊदी अरब है। अमेरिका ने कहा कि यमन की लड़ाई इसलिए खत्म नहीं हो पा रही क्योंकि ईरान हूथी विद्रोहियों के पीछे खड़ा है। वो उन्हें हथियार देकर युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहा है। इधर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया गया। यह फैसला बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन लिया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने बैठक को संबोधित किया और देवेंद्र फडणवीस ने उनके संबोधन के बारे में जानकारी दी। भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम लोग मेहनत में पीछे न रहे। सूत्र बता रहे हैं कि पीएम ने अपने संबोधन में बीजेपी नेताओं को सभी धर्मों के लोगों से मिलने और चर्च जाने को कहा। साथ ही उन्होंने सभी को साथ लेकर चलने की सोच के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया। इस बीच दिल्ली की पुराना किला में पुरातत्व विभाग की टीम ने खुदाई शुरू कर दी है और इतिहासकारों का ये मानना है कि पुराना किला का इतिहास कम से कम 2,500 साल पुराना है और इसका ताल्लुक महाभारत के पांडवों की राजधानी से हो सकता है। और इसीलिए पुरातत्व विभाग ने नए सिरे से किले की जमीन को खोदना शुरू कर दिया। मजदूर इत्मीनान से खुदाई करते रहे और जमीन से निकलने वाली हर बारीक से बारीक चीज पर अधिकारी नजर रखे रहे। माना जा रहा है कि महाभारत के पांडवों की राजधानी से पुराना किला का ताल्लुक हो सकता है। स्टडी की जाए कि आखिर में ये पांडवों की राजधानी थी या नहीं, उसके सबूत सामने आते हैं तो उसे कनेक्ट किया जा सकेगा। यमुना नदी के किनारे बना पुराना किला दिल्ली के सबसे पुराने किलों में एक है और इतिहासकारों का मानना ये है कि पुराना किला में हजारों साल के इतिहास के सबूत मौजूद हैं। पुराना किला पर पुरातत्व विभाग पहली बार इतना गंभीर नहीं हुआ, बल्कि दशकों से पुराना किला में पुरातत्व विभाग की दिलचस्पी है। इससे पहले 1954, 1969, 1973, 2013 और फिर 2017 में भी पुराना किला में खुदाई की जा चुकी है और पहले भी पुरातत्व विभाग को पुराना किला से जुड़े कई अहम सबूत मिल चुके हैं। मौर्य काल से लेके और मुगल काल तक के लगातार सांस्कृतिक क्रम हमको यहाँ खुदाई में मिलता है। हर काल के यहाँ स्ट्रक्चर्स हैं। पुराना किला में एक म्यूजियम भी है और खुदाई में मिलने वाली चीजों को जांच के बाद म्यूजियम में रखा जाएगा। उधर आटे के लिए लंबे वक्त से तरस रही पाकिस्तान की जनता ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ विरोध का बुगुल बजा दिया है। बढ़ती महंगाई की वजह से पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोग खाने पीने की चीजों के लिए मारपीट तक करने लगे हैं और अब तो गुस्साई जनता ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इस विद्रोह का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में देखने को मिला, जहां लोग पहले से ही पाकिस्तान सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन आटे की भारी किल्लत ने उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। आटे की कमी से परेशान सैकड़ों लोगों ने वहां के कई इलाकों में प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ जगहों पर आगजनी भी की गई। एक इलाके में इकट्ठा हुए लोगों ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गिलगित बाल्टिस्तान के एक दूसरे इलाके में भी कई लोग बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। हालांकि उस इलाके में पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन गुस्साए लोगों ने कड़ाके की ठंड की भी परवाह नहीं की।
और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए बर्फबारी के बीच ही रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। उनका आरोप है कि सब्सिडी वाले गेहूं की सप्लाई करने वाले सरकारी डिपो में पिछले कई दिनों से ताला लटका है, जिससे उन्हें बेहद महंगे दाम पर गेहूं बाजारों से खरीदना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के कई शहरों में 1 किलो आटे की कीमत 170 पाकिस्तानी रुपए को भी पार कर गई है। इसी वजह से गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान सरकार से महंगाई कम करने और आटे की सप्लाई शुरू करने की मांग की। साथ ही उन्होंने मांग पूरी न होने पर हिंसा की चेतावनी भी दे दी। इधर राहुल गांधी ने पहली बार अपने भाई वरुण गांधी पर एक बयान दिया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि आरएसएस की जिस विचारधारा को वरुण ने अपनाया वो उसे स्वीकार नहीं कर सकते। और राहुल ने साफ कह दिया कि वरुण गांधी से उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। वरुण गांधी कुछ दिनों से बीजेपी में हाशिए पर हैं और वो कई बार केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बयान दे चुके हैं। उधर रूस से भीषण जंग के बीच पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ट्रेनिंग लेने के लिए यूक्रेन के सैनिक अमेरिका पहुंच गए हैं। पश्चिमी मीडिया का ये दावा है कि जेलेंस्की के 100 सैनिक अमेरिका के ओक्लाहोमा में इस घातक मिसाइल सिस्टम को चलाने का गुर सीखेंगे, जिसके लिए यूक्रेन की सेना ने 6 महीने से ज्यादा का इंतजार किया, क्योंकि इस खतरनाक हथियार के लिए जेलेंस्की लगातार बाइडेन से गुहार लगा रहे थे। जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन को पेट्रियट देने के लिए तैयार हुए, लेकिन पेट्रियट मिलने का भरोसा भी जेलेंस्की की परेशानी खत्म नहीं कर सका, क्योंकि उनके सैनिकों को ये मिसाइल सिस्टम चलाना ही नहीं आता। जिसके बाद जेलेंस्की ने अमेरिका से अपने सैनिकों को यूक्रेन में ट्रेनिंग देने की अपील की थी, लेकिन खबर है कि रूस की धमकी के बाद अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि पुतिन के रक्षा मंत्री कई बार ये चेतावनी दे चुके थे कि अगर अमेरिकी सैनिक इस काम के लिए यूक्रेन पहुंचे तो अंजाम बुरा होगा। और इसीलिए बाइडेन ने यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को भेजकर पेट्रियट की ट्रेनिंग देने से साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद जेलेंस्की ने अपने 100 सैनिकों को अमेरिका के ओक्लाहोमा भेजा, ताकि वो जल्द से जल्द वहां इस हथियार को चलाना सीख सके। और जेलेंस्की को भरोसा है कि रूसी सेना के मौजूदा हमलों से सिर्फ यही हथियार यूक्रेन को बचा सकता है, क्योंकि रूसी सेना इन दिनों अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल KH-22 के जरिए भयंकर तबाही मचा रही है। खबर है कि पुतिन की इस मिसाइल के आगे अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गए। इसीलिए जेलेंस्की पेट्रियट मिसाइल सिस्टम पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये हथियार क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा हमला करने आए ड्रोन और लड़ाकू विमानों को आसानी से मार गिराने की ताकत रखता है। माना जा रहा है कि इसके यूक्रेन पहुंचने के बाद जेलेंस्की की फौज की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और इधर दिल्ली के पास गाजियाबाद में देर रात गार्ड को बंधक बनाकर गाड़ियों के एक शोरूम में लूट की गई। बदमाश वहां से 70,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। और इतना ही नहीं, बदमाश शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे का DVR भी निकाल ले गए। वहां रखी अलमारियों का ताला तोड़कर सामान खंगाला गया। पुलिस को वारदात में किसी जानने वाले के शामिल होने का शक है। कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। इस बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में घर के अंदर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और घर से पुलिस को 5 शव मिले, जबकि एक आदमी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मरने वाले 6 लोगों में एक छोटा बच्चा भी शामिल है। इस मामले में 2 संदिग्धों की तलाश में जुटी पुलिस को वारदात में किसी बड़े गिरोह के शामिल होने का शक है। उधर चीन में कोरोना वायरस के कारण हुई तबाही की पोल चीन की ही एक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ने खोल दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की फटकार के बाद चीन ने माना था कि 1 महीने में वहां 60,000 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई, लेकिन असली आंकड़ा इससे 15 गुना ज्यादा हो सकता है। मतलब ये कि चीन अभी भी झूठ बोल रहा है। कुछ दिन पहले तक पूरी दुनिया को कोरोना से हुई मौतों पर बरगलाने वाले चीन ने पिछले हफ्ते अचानक यू टर्न लिया था। चीन ने दावा किया था कि ताजा कोरोना विस्फोट में चीन के 60,000 लोगों की जान चली गई, लेकिन चीन में सड़कों और अस्पतालों में बिछी लाशों के वीडियो देखने के बाद ये आंकड़ा भी भरोसे के लायक नहीं लग रहा था। चीन के कब्रिस्तान बुरी तरह भर गए थे और शवों को रखने के लिए जगह खत्म हो गई थी, लेकिन चीन का कहना था कि हालात काबू में रहे। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की फटकार लगने के बाद चीन ने मान लिया था कि वहां 60,000 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई थी। लेकिन अब चीन के इस झूठ की पोल भी खुल गई और चीन की ही एक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना के कारण चीन में 9 लाख लोगों की मौत बीते 1 महीने में हो गई, जिससे ये साफ हो गया कि चीन से आने वाले कोरोना विस्फोट के वीडियो सही थे और वहां पर सारी सुविधाएं दम तोड़ चुकी थी। न इलाज के लिए अस्पताल थे और न ही दफनाने के लिए कब्रिस्तान थे। चीन के नेशनल स्कूल ऑफ डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के आधार पर वहां की एक यूनिवर्सिटी ने डेटा तैयार किया। अनुमान जताया गया कि चीन में 5 हफ्तों में ही 64% जनसंख्या कोरोना की चपेट में आ गई। साथ में ये भी अनुमान जताया गया कि वहां मरने वालों का आंकड़ा यानी डेथ रेट 0.1% से ज्यादा जरूर रहा।
इसीलिए अनुमान ये है कि चीन में कम से कम 9 लाख लोगों की मौत हो गई। महज 5 हफ्तों में 9 लाख लोगों की मौत का आंकड़ा चौंकाने वाला तो है ही, चीन की पोल खोलने वाला भी है। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हॉट एयर बलून शो की शुरुआत हो गई। 4 दिन चलने वाले इस शो में एयर बलून उड़ाने की जिम्मेदारी 10 विदेशी और 2 देसी पायलटों को दी गई, जिन्होंने पहले दिन 10 हॉट एयर बलून को उड़ाया। इस दौरान उसमें सवार 30 लोगों ने वाराणसी की खूबसूरती को 1500 फीट की ऊंचाई से देखा। No, it's an amazing place to fly. वाराणसी से सेंट्रल हिंदू स्कूल के कैंपस से हॉट एयर बलून को उड़ाया गया, जिसने चंदौली तक का सफर तय किया। वाराणसी में दूसरी बार हॉट एयर बलून शो आयोजन हो रहा है। उधर दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में लूट का विरोध करने पर एक दुकानदार को गोली मार दी गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 बदमाश दुकान के दरवाजे पर लटके एक बैग को ले जाते हुए नजर आए, जिन्होंने हेलमेट से चेहरा छुपा रखा था। हालांकि दुकानदार ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसे गोली मारकर फरार हो गए, जिसमें वो घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस बीच मध्य प्रदेश के सतना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर चित्रकूट के पास अवैध खनन की शिकायत मिलने पर जांच के लिए पहुंची पुलिस की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिनमें चित्रकूट नगर पालिका अध्यक्ष भी शामिल थी। आरोप है कि अवैध खनन की जानकारी मिलते ही राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी पुलिस के जवानों के साथ वहां पहुंचे, जिसके बाद आरोपियों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। नगर पालिका अध्यक्ष सुश्री साधना पटेल उपस्थित हुई, उन्हें भी जो है पुलिस दल के साथ जो है गाली गलौज की। यह हंगामा देखते ही देखते बढ़ गया और नगर पालिका अध्यक्ष ने तो पुलिस के जवान को चप्पल मार दी। आरोप है कि इस घटना में न सिर्फ तहसीलदार और पुलिस के जवानों से धक्का मुक्की हुई, बल्कि आरोपी वहां से ट्रक लेकर भागने में भी कामयाब रहे, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि कभी कभी वो अचानक ही रोने भी लगते हैं, जिसकी वजह है उन पर बनने वाला दबाव। खबर है कि किम जोंग उन आजकल अपना पूरा दिन महंगी वाइन पीकर बिता रहे हैं। इसके अलावा वो ज्यादातर वक्त अकेले में ही गुजारते हैं, जिसका बुरा असर उनकी सेहत पर दिखने भी लगा है, और इसी बात से वो काफी तनाव में है। द मिरर के मुताबिक किम जोंग उन की सेहत लगातार खराब हो रही है और उन्हें शराब से दूर रहने की सलाह दी गई है, लेकिन वो बजाय इसे कम करने के बढ़ाते जा रहे हैं। उनके डॉक्टरों का मानना है कि इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। द मिरर का दावा है कि किम जोंग उन खुद को काफी अकेला महसूस कर रहे हैं। वो कभी कभी अचानक बैठे बैठे रो भी पड़ते हैं। यही वजह है कि ना तो किम जोंग उन पिछले कुछ दिनों में किसी देश की यात्रा पर गए और न ही सार्वजनिक तौर पर कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इधर आरोप है कि हरियाणा के करनाल में एक पिटबुल नस्ल के कुत्ते के 12 साल के बच्चे पर बुरी तरह हमला कर दिया, जिसके बाद बच्चे के घर वालों ने कुत्ते को जान से मार दिया और इसी बात पर दोनों के बीच बवाल हो गया। आरोप है कि वो बच्चा घर में खेल रहा था, तभी पड़ोस के घर में मौजूद पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। जानलेवा हमला कराया, पड़ोसियों ने आने का चटवाया। हालांकि पिटबुल के मालिक ने आरोप लगाया कि इससे पहले कि हम कुत्ते को दूर छोड़कर आ पाते, उन्होंने कुत्ते को मार डाला, तोड़ के सर्जी और गंडैसिया तो काटे अंदर हो। बताया गया कि कुत्ते के हमले से बच्चे को गंभीर चोट आई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मामूली बात पर 2 गुटों के कुछ लोगों के बीच बवाल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर हंगामे कर रहे लोगों पर सख्ती दिखाई। बताया गया कि एक दुकान से चिकन खरीदने के मुद्दे पर बात बढ़ती चली गई, जिसके बाद पुलिस को लोगों को शांत करने के लिए वहां पहुंचना पड़ा। बेकाबू हुए हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां खड़ी कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए और 3 लोग मारपीट और पथराव में घायल हो गए। तरह से मारा, गुम्बचोट, डंडों से पिटाई की है मेरे बड़े बेटे की। ऐसे में जिले के डीएम, आईजी और एसएसपी कुछ पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश में जुट गए। जो भी व्यक्ति इसमें दोषी होगा उस पर हम लोग। वहाँ सड़कों पर जगह जगह ईंट के टुकड़े गिरे मिले और वो पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील दिखा। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करा लिया। उधर भूकंप के तेज झटकों से मध्य अमेरिका देश एल साल्वाडोर में भारी तबाही मच गई। जिन झटकों से एल साल्वाडोर दहल उठा, उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई, जो कि इतना ताकतवर था कि उसने सैकड़ों घरों को एक झटके में ही तबाह करके रख दिया। Nosotros cuando venimos a sentir fue un bombazo el que se escuchó. एल साल्वाडोर में भूकंप के 1-2 नहीं बल्कि 200 से भी ज्यादा झटके महसूस किए गए, जिसके बाद वहां के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। इधर चंडीगढ़ में हिट एंड रन मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक रोज पहले एक तेज रफ्तार कार ने एक लड़की को जोरदार टक्कर मारी थी,
जब वो सड़क किनारे कुछ कुत्तों को खाना दे रही थी, तभी सामने से आ रही उस कार ने उस लड़की को कुचल दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक रिटायर्ड मेजर है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उसकी कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। समुद्र में वियतनाम के मछुआरों पर चीन की ज्यादती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है, जिसमें गश्त के लिए इस्तेमाल होने वाला चीन का एक समुद्री जहाज दिखाई दिया और चीन के जहाज के सामने वियतनाम के मछुआरों की नाव दिखी। दावा यह है कि इस नाव में वियतनाम के मछुआरे मौजूद थे, लेकिन चीन के जहाज ने मछुआरों पर पानी की बौछार शुरू कर दी। वियतनाम के जहाजों में ना तो सैनिक और ना ही वियतनाम की कोई चौकसी करने वाली टीम। जहाज में केवल आम नागरिक मौजूद थे, लेकिन ताकत का इस्तेमाल करने से चीन की फौज पीछे नहीं रही। चीन और वियतनाम के बीच दक्षिण चीन सागर में विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन विवाद की जद में चीन ने बेकसूर आम नागरिकों को भी उलझा दिया। चीन की फौज अक्सर दक्षिण चीन सागर में दबदबा कायम करने के लिए ऐसी हरकतें करती रही है। अक्सर मछुआरों की नावों पर हमले कर उन्हें गिरफ्तार करती रही है। इधर बेंगलुरु में एक सड़क पर अचानक गड्ढा बनने की वजह से उसमें एक ट्रक फंस गई, जिसके बाद उस सड़क की क्वालिटी पर सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि जिस जगह गड्ढा बना वो सड़क महज 2 दिन पहले ही बनी थी। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें शहर की एक सड़क पर कई गाड़ियां गुजरती दिखी, लेकिन जैसे ही एक ट्रक वहां पहुंचा, सड़क अचानक धंस गई, जिसकी वजह से वो ट्रक उसमें फंस गया। हालांकि बाद में उसे किसी तरह से निकाल लिया गया। उधर तुर्की ने सीरिया में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ इतना खतरनाक ऑपरेशन चलाया कि लगा कि सीरिया में युद्ध हो रहा है। तुर्की ने इस ऑपरेशन में 11 कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया और उत्तरी सीरिया में चलाए गए ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, जिसे देखकर लगा कि सीरिया की बर्बादी शुरू हो चुकी है। वीडियो में आसमान में बरसते बम एक एक करके कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर गिरते दिखे, जिसके बाद धमाका हुआ और उन ठिकानों का नामो निशान मिट गया। तुर्की ने यह ऑपरेशन हवा और जमीन दोनों जगह से किया, क्योंकि कुछ बम आसमान से गिरे और कुछ जमीन से दागे गए। तुर्की ने इस ऑपरेशन में 11 कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया और ऐसे समय में यह ऑपरेशन चलाया गया जब रूस तुर्की और सीरिया के बीच शांति का माहौल बनाने की कोशिश में है, लेकिन तुर्की सारे किए कराए पर पानी फेरने के मूड में लगा, क्योंकि उत्तरी सीरिया और तुर्की के बॉर्डर के आसपास हुआ ये ऑपरेशन बात बिगाड़ देगा। क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री एक दिन पहले ही सीरिया पहुंचे थे और उनसे बातचीत के बाद सीरिया ने अपना रुख साफ कर दिया था और कहा कि वो तुर्की से तभी बात करेगा जब वो सीरिया के इलाकों से निकल जाएगा, लेकिन तुर्की ने उसकी बात नहीं मानी। उल्टा उसने उत्तरी सीरिया में ऑपरेशन ऑलिव ब्रांच के तहत बम बरसा डाले और हालात को वहीं लाकर खड़ा कर दिया, जहां से उसे सुधारने की शुरुआत हुई थी। इधर 30 जनवरी को शहीद दिवस के दिन सभी राज्यों में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा और इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखी, जिसके मुताबिक 30 जनवरी सुबह 11 बजे पूरे देश में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा, जिसका मकसद देश की आजादी के लिए बलिदान देने वालों को याद करना है। मौन के समय की सूचना सायरन बजाकर दी जाएगी। इस बीच एक सर्वे में दक्षिणी मेक्सिको और मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला के घने जंगलों के बीच हजारों साल पुराने सुपर हाईवे होने की जानकारी मिली है। लंबी चौड़ी सड़कों का ये महाजाल दुनिया की रहस्यमय सभ्यताओं में एक माया सभ्यता के वक्त का है, जिसने पुरातत्व वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। सर्वे में पता चला कि माया सभ्यता की लगभग 1000 प्राचीन बस्तियां शानदार सड़कों से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। कहा जा रहा है कि ये दुनिया का पहला हाईवे नेटवर्क हो सकता है। अब तक की स्टडी में लगभग 117 किलोमीटर लंबी सड़कों की जानकारी मिली है, जिनमें कुछ तो करीब 40 मीटर चौड़ी और जमीन से 5 मीटर ऊपर उठी हुई पाई गई हैं। हजारों साल पहले ऐसी कमाल की इंजीनियरिंग से वैज्ञानिक हैरत में हैं। उधर सीबीआई ने भुवनेश्वर में रिटायर्ड रेलवे अधिकारी प्रमोद कुमार जेना के कई ठिकानों पर छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा नकदी पकड़ी गई, साथ ही 17 किलो सोना भी बरामद किया गया। प्रमोद कुमार जेना भारतीय रेल ट्रैफिक 1989 बैच के अधिकारी रह चुके हैं, जिन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में 3 जनवरी को केस दर्ज किया गया था। कंठ को तैयार करना सीख जाते हैं, कंठ को तैयार करना सीख जाते हैं, लोग जय जयकार करना सीख जाते हैं। 100 बात की एक बात कही जहीर ने आज समझौतों के युग में सर्द अंगारे बर्फ सा व्यवहार करना सीख जाते हैं। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त होगा 100 बात की एक बात का।